हमारे मुल्क में कॉर्पोरेट्स मुझे तो पिद्दे पिद्दे लगते हैं। इनको मैं छेड़ता हूँ बड़ी गाड़ी छोटा सेठ या बड़ी गाड़ी छोटी इंडस्ट्री। इनकी इंडस्ट्री इनकी गाड़ियों के साइज से मैच नहीं करती। बहुत से बहुत मैं अगले दिन एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल में गया। जब मैं आजकल गूगल करता हूँ जहां भी जाता हूँ तो मैंने देखा उसकी वैल्यू $18 मिलियन थी। सर, $18 मिलियन तो हर सिटी बैंक का बच्चा जो है वो बोनसेस में जेब में लेके फिर रहा है। मेरा ख्याल औरंगजेब साहब ने ज्यादा कमा लिया। हमारा हर बैंक का सीईओ जो 18 मिलियन ज्यादा लिए बैठा है। ये 3 पुश्तों से 18 मिलियन के बिल पे बैठे हुए हैं। अगर आप देखें, मैं जाता हूँ सियालकोट गया, गुजरात गया, ये वो, मैंने वहाँ की कंपनियां देखी। सर, बहुत मुश्किल से $100 मिलियन में पहुंचती है। अब $100 मिलियन कोई रकम है आजकल? तो मेरा आपसे सवाल सिंपल सा है, ये हमारी कंपनी इतनी छोटी क्यों रहती है और हमारे सेठ इतने बड़े क्यों रहते हैं? सेठ और कंपनी की प्रोपोर्शन ठीक है कि क्या गलत है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम सिया कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ नसीम बेग साहब हैं। ये पहले भी आ चुके हैं, सब जानते हैं। बहुत क्या कहते हैं, वेल नोन थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉर्पोरेट लीडर, सब कुछ रहे हैं। नसीम साहब, let me begin with you. You've been on, let me also recap. You've been on the Automobile Corporation. You've been on, mashallah, many boards. You have also set up the Arif Habib um, investment company. One of the founders of the mutual funds is there. नसीम साहब, मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल था। हमारे मुल्क में कॉर्पोरेट्स जो हैं मुझे तो पिद्दे पिद्दे लगते हैं। इनको मैं छेड़ता हूँ बड़ी गाड़ी छोटा सेठ या बड़ी गाड़ी छोटी इंडस्ट्री। इनकी इंडस्ट्री इनकी गाड़ियों के साइज से मैच नहीं करती। बहुत से बहुत मैं अगले दिन एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल में गया। जब मैं आजकल गूगल करता हूँ जहां भी जाता हूँ तो मैंने देखा उसकी वैल्यू $18 मिलियन थी। सर, $18 मिलियन तो हर सिटी बैंक का बच्चा जो है वो बोनसेस में जेब में लेके फिर रहा है। मेरा ख्याल औरंगजेब साहब ने ज्यादा कमा लिया। हमारा हर बैंक का सीईओ जो 18 मिलियन ज्यादा लिए बैठा है। ये 3 पुश्तों से 18 मिलियन के बिल पे बैठे हुए हैं। अगर आप देखें, मैं जाता हूँ सियालकोट गया, गुजरात गया, ये वो, मैंने वहाँ की कंपनियां देखी। सर, बहुत मुश्किल से $100 मिलियन में पहुंचती है। अब $100 मिलियन कोई रकम है आजकल? तो मेरा आपसे सवाल सिंपल सा है, ये हमारी कंपनी इतनी छोटी क्यों रहती है और हमारे सेठ इतने बड़े क्यों रहते हैं? सेठ और कंपनी की प्रोपोर्शन ठीक है क्या गलत है? ओके, मुझे जरा सा अपनी मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं पेश कर दूं। देखिए, हम्म। हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो हम्म। हाइब्रिड इकोनॉमी है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाइब्रिड हम्म। इकोनॉमी हाइब्रिड है कि हमारी एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। एंड उसमें हमने फ्री फॉर ऑल दिया हुआ है, जो आप कह लो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। हम्म। ठीक है। तो जब मुझे इस स्ट्रक्चर में फंक्शन करना होता है, और वो मैं सिंपल वर्ड्स में कह दूं, जो भी कवानीन बनते हैं फाइनेंस या कॉमर्स, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, पार्लियामेंट बैठ के चलिए अच्छी है बुरी है जैसी भी है, वो डिबेट करके कुछ पास कर देते हैं। हर उस कानून में एक फिक होती है कि हुकूमत इस पर मजीद रेगुलेशन कर सकती है। तो उसमें एक चीज जो आप भी बहुत कई दफा बात कर चुके हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू होता है। ठीक, वो ब्यूरोक्रेसी करती है। कभी कभार थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का उस वक्त, लेकिन फंडामेंटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है। तो जो पार्लियामेंट वगैरह से आप कुछ नहीं पूछते हो, बस अपना चलाते हो। तो जब आप अपना चलाते हो तो एक जो एवरेज बिजनेसमैन है, जिसको आप सेठ कह रहे हैं, वो उसको क्या करना है? उसको इस्लामाबाद से सही रिलेशनशिप रखनी है। कभी ये ब्यूरोक्रेट से भी सही हो, उसके ऊपर जो पॉलिटिशियन बैठा है उससे भी सही हो, और ये अगर हाइब्रिड है तो चारों तरफ मेरा वहां पर सही हो। तो मैं एज ए बिजनेसमैन अपने खुद पहले ये डेवलप करता हूँ अपनी कैपेसिटी, फिर अपने बच्चे को ट्रेन करता हूँ कि देख, ये बिजनेस चलाने के लिए यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। मैं अगर प्रोफेशनल टीम रख लूँ और उनसे कहूँ कि तुम जाके ये रिलेशनशिप्स करो, तो वो तो मेरे हाथ से फिर वो हुनर निकल जाएगा ऑफ ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम दी हाइब्रिड इकोनॉमिक इकोनॉमी सिस्टम। तो अब आप आ जाएं कि भाई ठीक है, जब ये बन गया तो फिर मैं ढूंढता हूँ कि यार मेरे लिए आसान रास्ता क्या है कमाने का। मैं छोटे छोटे काम कर लूँ, कमाता रहूँ। मैं कमा रहा हूँ, मैं खुश बैठा हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे अगर फिक्र लगा कि ये टैक्स वगैरह ज़्यादा ले गए हैं, तो मैंने चलो बीच में दुबई शुबई चला गया था, कोई और जगह ढूंढ लूंगा। ठीक।
तो मेरा तो अच्छा गुजारा हो रहा है एज ए बिजनेसमैन इस स्ट्रक्चर में। तो आपका जो स्ट्रक्चर का मसला है वो आप सोचते हो कि शायद बिजनेस वालों का कसूर है। बिजनेस वाले उसका फायदा उठा रहे पर हैं। नसीम साहब एक सेकंड, थोड़ी सी मैं आपसे ये भी बात करूं, मुझे बताइए, बिजनेसमैन ने पीबीसी बनाई और जी पीबीसी दंदनाती फिरती है, पीबीसी रोज बैठती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैं देखता हूँ कम से कम उनकी मेरे ख्याल महीने में 2 मीटिंगें तो होती हैं, ठीक है। और जी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें, और बिजनेसमैन अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि हमने ऑटोमोबाइल पॉलिसी पॉलिसी को छेड़ने की कोशिश करें ना, सवाल ही नहीं पता होता। शुगर पॉलिसी सवाल ही नहीं पता होता। सारे आपको पता है सेनेटर जो बिजनेसमैन है वो शुगर कमेटी पे भी बैठते हैं। तो सर मुझे बताइए, जब इतना बड़ा, मैं आपकी बात बिल्कुल बजाय मानता हूँ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, पर बिजनेसमैन जो हैं नहीं नहीं, मैं वो ब्यूरोक्रेट हूँ ना। हावी है। हमारा स्ट्रक्चर है नदीम, हाइब्रिड इकोनॉमी स्ट्रक्चर। हाइब्रिड मान से गए, मतलब पर फिर ये एक ग्रो तरफ क्यों से नहीं करते, कंट्रोल्ड मुझे है और फिर बताइए। आपने एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है, उसमें आपने दिया हुआ है फ्री फॉर ऑल। तो जो मेरा जहां दाव लगेगा मैं काम करवाऊंगा उस स्ट्रक्चर में। आप क्यों इस पे, वही तो आप वही बात कह रहे हो तो मैं कह रहा था। नहीं, मैं छोटी सी बात, जरा सी डिफरेंस, नुआंस निकालना चाह रहा हूँ, दैट्स ऑल। जी। नुआंस निकालना चाह रहा हूँ, ये है कि सर मुझे बताइए कि ये लोग इतना कुछ इनके फेवर में रख के अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनवाते हैं, और फिर भी इनकी कंपनी इतनी पिद्दी पिद्दी है। मुझे बताइए कि मैं जब आपको बार बार बताता हूँ कि इंडिया में टाटा की वैल्यू जो है, मार्केट कैप है $450 बिलियन। दुबई में चल जाए, पता नहीं कौन सा दुबई का मैंने देखी थी कंपनी, उसकी वैल्यू $50 बिलियन है। मलेशिया में मे बैंक इज $40 बिलियन। तो हमारी अगर कंपनी है सर, मैं तो कैपिटलिस्ट हूँ, फ्री फुल एंड फेयर। मैं देखता हूँ कि जो आजकल की मॉडर्न फौज है वो एक कॉरपोरेशन है। गोरे की सबसे बड़ी इजाद कंपनी थी, और हमारी कंपनी अगर ग्रो करेंगी तो कुछ बनेगा। अमेरिका जो दुनिया पे हावी है मल्टीनेशनल कंपनी से। मैं फिर उस पर आ जाऊंगा हाँ जी। कि मुझे एज ए बिजनेसमैन अपने बच्चे को ट्रेन करना है कि तूने इस्लामाबाद को कैसे मैनेज करना है या इस्लामाबाद पिंडी को कैसे मैनेज करना है। ठीक। अब मेरा सारा जोर उस पर है। मैं वो प्रोफेशनल टीम ला के वो काम नहीं कर सकता हूँ जो आप दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, वो तो कॉर्पोरेट चला रही होती है। ठीक है, आप चेक्स एंड बैलेंस रखते हो एज ए शेयर होल्डर वगैरह। यहाँ पर आपको चलाना पड़ता है। तो आपकी सारी बिजनेसेस ओनर रन होती हैं। ठीक। थोड़ा बहुत सेम्बलेंस ऑफ उसमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स वगैरह को लाने का होता है उस हद तक जो करते हैं, और वो प्रोफेशनल अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद रिलेशंस में वो जो कंपनी का मालिक होता है उसको जाना पड़ता है। तो आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है। जब तक ये, देखिए दुबई में आप धंधा करने जाते हो तो एक रूल्स ऑफ द गेम है, उसमें आप जाओ करो। ठीक है, आपको बार बार दुबई में किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता है। तो बार बार आपको दुबई में किसी से इजाजत लेने नहीं जाना पड़ता है, या प्लीड करने नहीं जाना पड़ता है, या लॉबिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है। रूल्स ऑफ द गेम बन गई, चलाएं। ठीक। यहाँ जड़ उसकी वो है कि हमने कंट्रोल रखा हुआ है, और वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी करनी है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आती है वो भी चाहती है कि वो जकड़ के रखें हम, क्योंकि सारा फिर उनका बेनिफिट वहां से जनरेट होता है ना, फिर अच्छा, क्रोनीज इस पर एक तरफ और जरा चले देखें। पिछले 30 साल से जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, जो फौज ने लगवाए हैं या किसी इनविजिबल पावर ने लगवाए हैं, वो सारे बैंकर्स रहे हैं, या सारे, या मेरा दोस्त हफीज शेख रहा है वो, या मिफ्ता रहा है, मिफ्ता हिमसेल्फ इज इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्या इन लोगों को शऊर नहीं था कि यार थोड़ा सा इस चीज को ठीक करो, और कोशिश करो कि हमारी कंपनी, हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनी ग्रोथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहा ही नहीं कभी। जी देखिए रणदीप, मैं फिर उस बात पर आ जाऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, अदर देन, मैं समझता हूँ जुल्फिकार भुट्टो का जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसका एक पॉलिटिकल विजन थी और से था, और शुरू में बहुत उसका से रहा। आपके बाद, उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आए हैं या मिलिट्री रूलर्स वगैरह आए हैं, वो वो उनका हाँ एक हद तक वन बैंकर शौकत अजीज का पॉलिटिकल पावर इतनी हो गई थी कि वो चीजें कर सकता था। ठीक है।
जो उसने मेरी नज़र में बुरे डिसीजन लिए, लेकिन वो आम तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर हैज very low ability to change the political order. He does not ठीक have a political say. वो ठीक at the behest of the political ruler, whether be it military, hybrid or pure political structure, वो उनके behest पर काम कर रहा होता है, उसका say नहीं होता है। थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर सकता है। आप जो विजन की बातें कर रही हैं वो इट्स बियॉन्ड हिज पे ग्रेड, इट्स ही इज नॉट अलाउड दैट एरिया। हम्म, ठीक ठीक। नसीम साहब, फिर एक और तरफ चले। मुझे बताइए कि सारे बिजनेसमैन, अभी मैंने गौहर एजाज के साथ एक इंटरव्यू किया, उसने इतना मुझे एम्फेसाइज किया इस चीज को, और आर्ग्यू भी नहीं करने दिया, डिबेट भी नहीं करने दिया, कि इंटरेस्ट रेट लोअर होंगे उसके साथ हम बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ही वांटेड इंटरेस्ट रेट्स टू बी सीरियसली नेगेटिव। अब नेगेटिव इन रियल टर्म, सॉरी। तो नेगेटिव इन रियल टर्म जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो एक चीज होती है, दे आर टेकिंग फ्रॉम द विडोज एंड ऑर्फन्स, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पर डिपेंड होते हैं बेचारे। ये उनसे पैसे लेके सब्सिडी दे रहे हैं सेठों को, और सेठ कहते हैं कि हम इसी कल्चर में तरक्की कर सकते हैं अगर हमें सब्सिडी मिले डिपॉजिटर्स से। मेरा ख्याल है ये गलत बात है। और इनको क्या इंटरेस्ट रेट लो चाहिए या इंटरेस्ट रेट हाई होने चाहिए? क्योंकि मेरा तो ख्याल है जरूरत ज्यादा है ये इक्विटी से ग्रो करे। मैंने देखा है गूगल, एप्पल सब इक्विटी से ग्रो करते हैं, इंटरेस्ट से नहीं ग्रो करते, डेट से नहीं ग्रो करते। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा तो बिल्कुल स्ट्रक्चरली इसमें ख्याल है ना कि ये डेट क्रिएशन ऑफ मनी इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। जो आप के साथ वाले सारे इकोनॉमिस्ट ने हमारे ऊपर भी डाला हुआ है, बाकी दुनिया पे भी डाला हुआ है। ये डेट क्रिएशन ऑफ मनी जो है, मतलब कि जो हुकूमत को अगर पैसा पहले बोरो करना है, वो छाप क्यों क्यों ना करे, मतलब सिंपली हुकूमत छाप दे, उतना ही मनी क्रिएशन हो रहा है। तो लेकिन उसमें आप लोग कहते हो नहीं, हुकूमत जो है वो इनडिसिप्लिन्ड होती है तो उसको ना छापने दो। तो ऐसा करो कि तुमने पैसा लेना है तो बैंकों से सूद पे लेना, ठीक है। जितना हुकूमत को पैसा चाहिए था उतना सेंट्रल बैंक जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है, वो ओएमओ जो कहलाता है उसको करके न्यू मनी क्रिएशन कर देता है। बैंक फिर जाके बॉन्ड गवर्नमेंट के और खरीद लेते हैं। तो आपने पिछले साल हुकूमत ने 9 ट्रिलियन रुपया सूद में भरा, और उसके टैक्स की कलेक्शन थी 12 ट्रिलियन। 12 ट्रिलियन में से आधे से ज्यादा तो एनएफसी अवार्ड में चला गया, ठीक है। तो आप तो इस विशेष साइकिल में हो। आपका ये निज़ाम ही मेरी नज़र में गलत है। ये हाई रेट लो रेट मेरे हिसाब से, और वो भी क्या होता है, रेट कौन फिक्स करता है? मार्केट नहीं करती है। तो 5-6 लोग बैठ जाते हैं, वाइज पीपल इन द स्टेट बैंक, वो रेट बना देते हैं। तो भाई आप, आपकी सारी जो इकोनॉमिस्ट की ये प्रिस्क्रिप्शन है, मेरी नज़र में ये डेट क्रिएशन ऑफ मनी वाली प्रिस्क्रिप्शन सख्त फ्लॉड है। और मेरी नज़र में मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है छोटा, जिससे अगर आप देखो तो वर्ल्ड आप ले लो, वर्ल्ड तो जो पिछले 55 साल में, और खासतौर 55 इसलिए मैं बात करता हूँ जब से डॉलर गोल्ड रिजर्व से हट गया तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हट गए। तो वो जो पैदावार है जीडीपी, वो 10% बढ़ी, ठीक है। डेट दुनिया का 28% बढ़ा। जो सूद का या फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सट्रैक्शन था फ्रॉम जीडीपी, वो 55 साल 4% था, अब हो गया 8%। आप लोगों का सिस्टम हमें डूम्सडे की तरफ ले जा रहा है। तो आप ये छोटी बातें कर रहे हो, सूद का रेट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आपकी प्रेमिस ही गलत है मेरी नजर में। वेरी गुड पॉइंट जी, वेरी गुड। देखता हूँ कि हमारी स्टॉक मार्केट। नदीम, आपकी कनेक्शन जरा कुछ ठीक है या नहीं? I कैन can't यू hear you. हेयर कैन यू हेयर मी ये कि नहीं? नाउ आई कैन, हाँ। आपकी ये कनेक्शन में थोड़ा फ्लो आ रहा है। क्या कहते हैं, दुनिया में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक ग्रोथ और तरक्की का बहुत, Nadeem, you may have to log in again. Your connection is showing red. जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बड़ी है, कंट्रीज हैव ग्रोन रैपिडली।
अब जो कंट्रीज दुनिया के ऊपर हैं इस वक्त बैठी हुई हैं, जो रूल कर रही हैं, उनमें स्टॉक मार्केट मेरा ख्याल 100% से भी ऊपर है जीडीपी की, क्योंकि वो रोज जो ट्रेड करती है उससे 100% से ऊपर जीडीपी पे होती है। हमारी स्टॉक मार्केट 10% बैठी हुई है। आप माशाल्लाह यू बीन एसोसिएट विद द स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, यू नो द स्टॉक मार्केट बेटर देन मोस्ट। मुझे बताइए, हमारी कंपनीज जो हैं, जो मैंने स्टडी किया है, महबूबुल हक ने कहा था कि 22 फैमिलीज इस मुल्क को कंट्रोल करती हैं। मैंने जब पीएसएक्स को देखा तो मुझे लगा, जब मैंने बैठ के उसको छानबीन की, नेटवर्क एनालिसिस किया, तो 31 फैमिलीज हैं जो इस मुल्क को रूल कर रही हैं। 31 फैमिलीज के पास सारा स्टॉक मार्केट का कैपिटल है, और वो 31 फैमिली फिर छोटी छोटी कंपनियों में बैठी हुई हैं। और उनकी जो एक बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे मुल्क में है कि बेटा मेरी कंपनी इनहेरिट करेगा, बेटा मेरे कंपनी इनहेरिट करेगा। ये नहीं होगा कि मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे दूं। जैसे आप देखिए पूरी दुनिया में जो रॉथशाइल्ड वगैरह को ले लें, वो खुद कंपनी नहीं रन करते, वो कहते हैं भाई प्रोफेशनल मैनेज करें, हम कैपिटल खाएंगे आराम से और रखेंगे। तो हमारे मुल्क में जो रीत है कि बेटा इनहेरिट करेगा और फिर वो 90% अपने पास रखते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर मैं देखता हूँ तो मेरा ख्याल बहुत से बहुत 20% होता है उनकी कंपनी का, बाकी सारा उनके हाथ में होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं पहले इस पर बात कर चुका हूँ कि आपकी हाइब्रिड इकोनॉमिक सिस्टम है हम्म, जिसमें बाप अपने बेटे को ट्रेन करता है कि तूने इस्लामाबाद से कैसे डील करना है। हाँ, वो हाँ, प्रोफेशनल को नहीं कर सकता। हाँ, Sorry, he's not going to give away his benefit का structure to professionals. Has no choice but to continue this. तो बात हम्म, वहीं आ जाती है। दूसरा, ब्रॉडली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट की देखें, आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो उसके साथ और चीजें भी होती हैं। सबसे बड़ी चीज जो आप मिस कर रहे हो इज रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, अगर मुझे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए अगर मेरा कोई गिला है किसी कंपनी से एज ए शेयर होल्डर वगैरह, तो हम्म, मैं तो पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, शायद मेरी अगली पुश्तों का कोई सेटलमेंट मिल जाए। तो उस एनवायरनमेंट में ब्रॉडली स्पीकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस विल रिमेन स्टंटेड। वो contract amongst the shareholders and the principals who run it, whether it's a contract between two business parties, business parties आपस में थोड़ा सा एक उनने कोड डेवलप कर लिया कि यार अगर धंधा करना है तो कोर्ट में ना जाओ, आपस में बैठ के सेटल कर लो, ठीक है। हम्म, लेकिन एज ए शेयर होल्डर तो या अगर आप कई दफा सुनते हो कि यार यहाँ पर मार्केट में मैनिपुलेशन हुई, ये हुई, कभी आपने कोई वाइट कॉलर क्राइम की प्रोसिक्यूट होते देखा? हम्म, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि यूएस की थ्रू आउट हिस्ट्री में स्टार्स हैव एंडेड अप इन इन हम्म, इन द लॉकअप। यहाँ नहीं है ना। तो आपका रूल ऑफ लॉ प्लस दी हाइब्रिड, मतलब वो जो स्टेट अपने बेटे को लगाते हैं वो तो हाइब्रिड वाला है, जो मैंने कहा भाई अपने बच्चे को ही आप ट्रेन करो ना कि यार ये आगे आपने कंटिन्यू करना है तो इस्लामाबाद की रिलेशनशिप्स अच्छी रखो। बाकी हम्म, आ गया रूल ऑफ लॉ, वो है नहीं, वो हम्म, ना होने के काबिल है। तो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज इतने ज्यादा हैं, और मैं फिर उस पे आ जाऊं, अनलेस द एवरेज पर्सन ऑन द स्ट्रीट, जो जिसको आप सिविल सोसाइटी कह लो, लेकिन सिविल सोसाइटी महदूद, ये चंद एक पेरिफेरल एलिट्स, आप और मेरे जैसे नहीं, जो बाय 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 फॉर्चून ऑफ लक बीइंग बोर्न इनटू फैमिलीज जहाँ से हम पढ़ लिख गए और थोड़ा आगे निकल गए और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और दुनिया में इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। आम इंसान की जब तक आवाज नहीं उठेगी तो ये चीजें बदलती नजर नहीं आती हैं। और तभी मैं फिर बार बार कहता हूँ कि यार आम इंसान को अगर आप एक जेन्युइनली कोई कुछ काम करना है तो हर इंसान को एम्पावर कर दो। जो मैं बेसिक इनकी भी बात करता हूँ, जिसमें औरतें भी एम्पावर हो जाती हैं, या जिसमें फिर आपका जब औरतें एम्पावर हो जाती हैं तो फर्टिलिटी रेट भी सुधरना शुरू हो जाता है, बहुत से फायदे हैं। तो आपको सोचना आम पब्लिक का है, ये आप बड़ी चीजों की बातें कर रहे हो, वो बाद में फॉलो होंगी। फर्स्ट हम्म, फिक्स द बॉटम। हम्म।
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, एक और डायरेक्शन में मुझे जरा बताइए, सिंस यू नो द कॉर्पोरेट सेक्टर सो वेल, जो मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ जो मुझे पजल करते हैं। कि मैं गया जी, ये सियालकोट गुजरात ये वो, और सेक्सल वालों से भी मिला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप R&D करते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। बड़े तपाक से, बड़े जोर से उन्होंने कहा, सवाल ही नहीं पता, दे ऑलमोस्ट सेड इट इज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। मैंने कहा जी ये, आई मीन हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड विदाउट R&D? उन्होंने मुझे जवाब दिया, नहीं जी, हमें गोरे वहां भेजते हैं डिजाइन और सब कुछ, हम सिर्फ प्रोड्यूस करके उनको चीजें भेज देते हैं। मैं हैरान हुआ। मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक R&D शुड बी अ सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ। मैं भी जब खाना खाता हूँ तो मैं R&D करता हूँ कि क्या खाना खाना चाहिए क्या नहीं। मैं जब अपनी फिटनेस का सोचता हूँ, मैं R&D करता हूँ कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और मैं देखता हूँ कि इवन छोटी छोटी कंपनियां, जैसे स्टारबक्स ले ले, जो सिर्फ चाय बनाती है, वो भी R&D करती है, मैकडोनल्ड भी करती है। हमारे सेठ R&D के क्यों इतने खिलाफ है? ये मेरा सवाल है आपसे। तो मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे दूं इसका। जी जी आप जी। फिर उलट तरीके से सोच रहे हो। देखो, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो एक बेसिक नीड है इंसान की, अगर उसकी जेब में इतना पैसा हो कि वो खर्चे, तो कोई यहाँ पर छोटी इंडस्ट्री लगा के उसकी बेसिक नीड्स दे सके, सोफिस्टिकेटेड आइटम नहीं जो हाँ, बाहर से R&D होके आते हैं। जब वो हाँ, खुद बनाना शुरू करेगा तो उस पर ग्रेजुअली बढ़ बढ़ कर अपनी चीज को इम्प्रूव करेगा, सोफिस्टिकेटेड बनाएगा, जिसमें R&D करेगा वो। आप चाह रहे हो कि वो फुटबॉल वाला बेचे, तो वो तो बेचेगा जो उसको कह रहा है कि भाई मुझे ये बना के भेज दो। अगर मुझे कोई एक्सपोर्ट आया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है कपड़ों का, तो वो कहेगा कि भाई इस तरह का लिबास बना के भेज दो, मुझे R&D उसमें नहीं करना है। ठीक। तो आप उलट तरीके से सोच रहे हो ना। आप बेसिक अपने लोगों की बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की सोचो। वो जब पूरी होनी होगी तो एक रफ्ता रफ्ता आप उस पर बिल्ड करोगे अपनी। ठीक। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का नो हाउ, जो पहली जैसे ऑटोमोबाइल बनी थी, वो अर्ली 1900s में या लेट 1800s में बनी। बढ़ती हम्म। बढ़ती बढ़ती आज आप देख रहे हो कि ये चाइनीज ये वाली ईवी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कितने साल हो गए हैं। ठीक। ओवरनाइट तो नहीं वहां पे पहुंच गए थे। आप हम्म। बेसिक चीज बनाओगे तो होगा। मैं खुद चूंकि इस इंडस्ट्री में था, तो मिड 80s में चीन जाता था। हम्म। तो हम्म। वहां पर मैंने जाकर एक देखी, जो एक वो जो सिंगल पिस्टन इंजन गांव में पानी के पंप का होता है ना, वो लगा के छोटा सा फट 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 शोर कर रहा है, धुआं फेंक रहा है, और उसके साथ पट्टा लगा के वो एक ये सिर्फ रिक्शा नुमा जरा बड़ी व्हीकल 1 टन की वो चला रहे थे। ये 1986 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। उससे वो इंडस्ट्री बढ़ी है। पहले वो बना रहा था, फिर उसको उसने इम्प्रूव किया। मैंने भी सोचा चलो मैं भी यहाँ करूँ, लाके मैंने भी वो काम शुरू किया। हम्म। लेकिन फिर बाकी जो ओवरऑल मेरे सर्कमस्टांसेस से डिडंट अलाउ मी टू। सो मैं बेसिक्स पहले दूंगा ना। ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जनरेशंस अगो। 1985 86 इज नॉट जनरेशन और सेंचुरीज अगो। जब मैंने चीन में ये चीजें देखी हैं, बड़ी बेसिक चीजें बन रही थी। वो हम्म। अपनी अपनी पॉपुलेशन को फीड कर रहे थे, इंपोर्टेड चीज नहीं ला रहे थे। ठीक है। हम्म। थोड़ी बहुत लाके देखते थे कि यार ये हम कॉपी कर लेंगे, बना लेंगे, सीख जाएंगे। तो फोक्स वैगन वगैरह उस टाइप के लोग आए भी थे वहां पर। लेकिन बेसिक उनने खुद अपनी पॉपुलेशन के लिए शुरू किया, और वो गांव गांव में हर एक अपना अपना बना रहा है। मैं उस वक्त जब जाता था तो मैं कहता था यार कम से कम 50 चीन है। 50 चीन इसलिए थे कि हर गांव का जो चीज बना रहे थे वो फर्क होती थी। हम्म। ठीक। वो रफ्ता रफ्ता इस लेवल पे आए हैं ना। तो आप चाह रहे हो ऊपर से आ जाए R&D, नहीं, ये नीचे से शुरू हो। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की, पर मुझे ये बात बताइए कि ये सब ठीक है। अब आखिर में ये बता दीजिए कि आप बताइए, व्हाट बेसिक रिफॉर्म्स डू वी नीड? एक तो आपने बताया बेसिक इनकम, वो सब मैं आपकी बात मान गया, बट मुझे बताइए, जो आप चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, which are very good, I appreciate them, कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो जाए या नैरो मनी हो जाए, ये चीज़ें, बट व्हाट चेंजेस इन गवर्नमेंट डू वी नीड टू मेक दिस हैपन? अभी तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है
कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके किचन कैबिनेट को ये बातें दूर दूर से नहीं समझ आएंगी। वो तो रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि मैं कौन सी नई सड़क बनाऊं, मैं कौन सा नया कार्ड बेचूं, मैं कौन सा तो इन लोगों को और उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो हैं जो कि मुगल एम्पायर में नहीं था कि तालियां बजाते थे, जब बादशाह साहब कुछ कहते थे तालियां बजाते थे। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है। वो कहते हैं अच्छा जी पेट्रोल की कीमत हम 150 रुपये आज लेवी लगा देंगे, तालियां बजाते हैं, वाह 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 प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आपने बात की। दूसरी सुबह उठ के कहते हैं नहीं वो 80% गिरा देंगे क्योंकि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, तो वो गिरा देंगे, वाह वाह प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बात की। तो इस सिस्टम को हम कैसे चेंज करें? और लेट मी रीफ्रेज इट, डू वी हैव अ पॉलिसी प्रोसेस? जी देखिए नदीम, अगर पॉलिसी प्रोसेस होता तो आपने एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ा होता है, शायद अभी 500 पे होता, 1000 पे होता है, मुझे नहीं पता है, अगर खुला छोड़ा होता है। ठीक है। अगर आपने टैक्स को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखा होता कि यार ये मैंने कहाँ से किससे खींचना है कितना पैसा, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भाड़ में जाए। ठीक। तो ये अगर सोच ना हो तो देखिए हर एक का इस वक्त सिर्फ फोकस ये है कि यार ये टैक्स इतना कलेक्ट हो जाए तो चलो पेट्रोल पे लगा दूं, इधर नहीं लगाऊं किसी और चीज पे लगा दूं, जहां भी मैं लगा सकता हूं मैं लगा रहा हूं। ठीक है। वो जो एक वो पुरानी कहावत है कि भाई आप गूस के फेदर प्लग करते हो जब तक तो वो बिल्कुल नहीं आप चीख जाए। तो अब वो अभी तक लोग चीखे नहीं है, तो चल रहा है निजाम। जब चीखेंगे तो शायद बदले। थोड़ा सा शोर किया तो कम कर दिया। ठीक है। बट वो आप मुझ जैसे बंदे ने शोर किया था क्योंकि थोड़ा सा उसको टीवी टाइम मिल जाता है, लेकिन आम पब्लिक ने उतना शोर नहीं किया अब तक। लगता है कि जिस रुख में हम जा रहे हैं वो टाइम आ जाएगा। पर एक और चीज़ है नसीम साहब, वेरी क्विकली, कि एक्सचेंज रेट की जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात की। मैंने इस पे दो पेपर्स किए थे। एक तो था कि जी वी हैड 6 करेंसी क्राइसिस और हम सीखे कुछ नहीं। वो अयूब के ज़माने से लेके आज तक, बल्कि वो मिलाने 7 हो जाएंगे। हम कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज रेट, ठा करके फटता है पटाखा, फिर कंट्रोल करते हैं फिर पटाखा फटता है। और हमें ये अभी तक समझ नहीं आई कि जी अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट आपको एक पटाखा बोल देती है और फिर आप उससे रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्ट करते करते फंस जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़, दुनिया का जब मैंने निज़ाम स्टडी किया तो चाइना वगैरह, वियतनाम, सब लोगों ने एक काम किया, बहुत एविडेंस इस पे, कि जी आप अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रखें। यानी कि आप कोशिश करें कि वो एक्सचेंज रेट हो जिससे डॉलर ज़रा सा महंगा हो ज़रूरत के मुताबिक से। तो ज़रा डॉलर महंगा रखें ताकि आपको एक कंपेटिटिव एज मिले। और ये लोग दुनिया में बहुत लोगों ने रखी है। हमारे लोग चाहते हैं कि हम ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रखें ताकि डॉलर ज़रा सा सस्ता हो, ताकि हम जाके माशाल्लाह अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ला सके। अगर आप डॉलर ज़रा सा महंगा रखेंगे तो लोग फिर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं लेके आएंगे, कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना। ये सिंपल है, एक नॉलेज का नदीम, पीस यहाँ आप नहीं है। अधूरी अधूरी बात कर रहे हो। वो जी। चीप डॉलर से फिर मेरी दुबई की प्रॉपर्टी भी बन जाती है सस्ती। बहुत से फायदे होते हैं मुझे, और ये बड़े जमाने से चल रहा है। तो हम्म, ये निज़ाम जब चल रहा है और जो ज्यादा लोग आपकी हुकूमत में हैं या रहे हों, उनने हम्म, इस निज़ाम के तहत अपने लिए बाहर का भी अरेंजमेंट कर रखा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, कोई रहने का कोई वीज़ा शीज़ा का भी इंतज़ाम है, बेशक नेशनैलिटी ना हो, ताकि मैं जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास एक पैराशूट है। ठीक है। तो जब उस तरह की माइंडसेट से हुकूमत चल रही होती है, जब आपका खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई ये निज़ाम बैठ नहीं जाएगा, तो तभी हम्म, आपने पैराशूट रखा होता है ना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप नहीं रखते हैं। ठीक। हम्म, तो ये सारी चीजें तो बहुत स्ट्रक्चरल फंडामेंटल है ना। अगर मुझे फायदा हो रहा है, मुझे गाड़ियां भी मिल रही हैं, मुझे बाकी भी लाइफस्टाइल भी अच्छा मिल रहा है, वो बच्चों की शादी पे मैं इम्पोर्टेड फूल भी लगा लेता हूँ, बहुत सी। देखिए सिर्फ वो नहीं है, इसका बहुत और आप मोर एक्सपोर्ट पॉइंट से कह रहे हो, मैं इंपोर्ट पॉइंट से कह रहा हूँ कि कंपेटिटिवनेस। अगर मैंने कुछ यहाँ चीज़ प्रोड्यूस करनी है और वो सस्ते डॉलर से इंपोर्ट हो रही है, तो मैं नहीं compete कर सकता, मैं ना बनाऊंगा तो मेरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। देखिए स्ट्रक्चरल मसला वहां पे है। आप जब तक उसको नहीं एड्रेस करेंगे
एक्सचेंज रेट का बहुत गहरा वो है, और आप बिल्कुल कहते रहते हो, बट मेरा भी यही कहना है। और एक्सचेंज रेट का जब करोगे, सबसे पहला इम्पैक्ट उसका आएगा, क्योंकि रेट जब चेंज होगा और इम्पोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं, तो लोगों के लिए महंगाई आ जाएगी। वो पेट्रोल हो या कोई और चीज़ हो, जो भी आप इंपोर्ट करते हो, हर चीज़ इंपोर्ट करते हो, ठीक। तो फिर लोग शोर करेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि फिर डायरेक्ट पेमेंट करके उनको बेसिक इनकम दे दो जो लिंक हो जाए। तो और कोई तरीका है नहीं। अगर मुझे दो काम करने हो, तो एक मैं बेसिक इनकम दूंगा, साथ साथ में ये एक्सचेंज रेट को फिक्स करूंगा। बाकी सारी चीजों की सोच छोड़ दो, वो खुद ही आ जाएंगी। वो खुद सब चीजें फॉल इन प्लेस हो जाएंगी। जब आपकी एक्सचेंज रेट होगा, तो आप इंपोर्ट फजूल की छोड़ दोगे। आप पेट्रोल नाप नाप के इस्तेमाल करोगे। आप मैस ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नजर डालोगे। आप हर सही काम करोगे, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत ज्यादा विजडम नहीं चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए। और बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी काइंड ऑफ यू, ऑलवेज प्रोवोकेटिव, थॉटफुल। मेरा ख्याल ये सबसे जरूरी बात है नसीम साहब। हम लोग कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, वी डोंट वांट अ प्रोवोकेटिव कॉन्वर्सेशन। और मैंने ये सीखा है दुनिया में कि अगर आप कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप सीखते तभी हैं जब प्रोवोकेटिव कॉन्वर्सेशन हो। और आपने बहुत अच्छी बात की, गेट द प्राइसेस राइट, गेट द सिंपल सिंपल थिंग्स राइट, तो सब खुद ही बैठने ये लगता है। ये अपने पेपर टाइगर रुपए को, पेपर टाइगर जो है अभी, उसको हटाओ वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम साहब। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वील डू दिस अगेन। ऑल द बेस्ट ओके, जी। ऑल द खुदा बेस्ट। हाफिज।